Hello students, myself Dr. Monica Dakshni, Associate Professor, Government College Kota. Students, आज से पहले भी कई लेक्चर्स मैंने आपको डिलीवर किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सिंथेटिक डाइज होते क्या हैं। आप जानते हैं डाइज कॉमन भाषा में जैसे आप जो है किसी कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाना या अपने बालों को कलर करना, ये सब डाइज की कैटेगरी में आता है। लेकिन सिंथेटिक डाइज क्या होते हैं? तो सिंथेटिक डाइज को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन जानना होगा कि सिंथेटिक डाइज क्या होते हैं। तो a dye is a colored substance that has an affinity to the substrate to which it is being applied। यानी कि किसी भी ये वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो किसी खाद्य पदार्थ पर या डिफरेंट फाइबर्स पर या वॉल्स को इन इन चीज़ों को ये रंग प्रदान करते हैं और ये सनलाइट, वाटर और इन सब के प्रति जो है ये स्टेबल होते हैं। तो इस चीज को जो है सबसे पहले इसको डब्ल्यू एच पर्किन ने डब्ल्यू एच पर्किन्स ने इसका सिंथेटिक डाइज का निर्माण किया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अशुद्ध एनिलीन ली और उससे एक पर्किन बैंगनी रंग का एक रंजक बनाया जिसमें मेनली जो है एन फिनाइल फेनोसेफ्रेनिन और उसके होमोलॉग्स ही होते हैं थे। तो वो उन्होंने जो है 1856 में सबसे पहले एक कृत्रिम डाई का निर्माण किया। अब हमें ये समझना जरूरी है कि भाई कलर क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का रंग किसी भी वस्तु का रंग जो है उसमें उपस्थित रंजक पदार्थों, ठीक है, रंजक पदार्थों और उस पर पड़ने वाला प्रकाश जो सनलाइट पड़ती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि जब कोई किसी वस्तु के ऊपर अगर मान लीजिए व्हाइट लाइट हम डालते हैं तो व्हाइट लाइट जो है जब जब किसी वस्तु के ऊपर हम जब किसी वस्तु के ऊपर हम लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पर क्या होता है कि जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होने पर तो क्या होता है कि जो है जो वस्तु है वो ब्लैक दिखाई देती है। समझिए इस चीज को, जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, ये है जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है तो वस्तु जो है वो ब्लैक दिखाई देती है। और जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती लाइट तो जो है वो वाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पर जो है प्रकाश जो है वो पूरी तरह से परावर्तित होता है तो वस्तु जो है वो वाइट दिखाई देती है और अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो वस्तु जो है वो ब्लैक दिखाई देती है। अब क्या होता है कि यदि परावर्तित प्रकाश जो है अ, अगर थोड़े उसका कुछ भाग जो है अगर अवशोषित होता है और कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, कुछ भाग अवशोषित होता है कुछ परावर्तित होता है, तो क्या होता है कि तो जो वस्तु का जो रंग है वो परावर्तित प्रकाश का जो रंग है वो रंग उस वस्तु का होता है। यदि अब एक एग्जांपल देखिए कि अगर मान लीजिए
तो परावर्तित प्रकाश का जो रंग होता है उसे अवशोषित प्रकाश या अवशोषित प्रकाश का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, तो जो आपने जैसे कोई लाइट उस पे डाली, किसी वस्तु पे प्रकाश डाला और कुछ उसका उसका हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो गया और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, तो जो पार्ट जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका जो कलर है वो वस्तु का कलर होता है और वो कलर जो है वो एब्जॉर्ब्ड यानी जो अवशोषित प्रकाश है, एब्जॉर्ब्ड लाइट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये एक लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको दिखाई दे रही हैं और कलर एब्जॉर्ब्ड आपको दिखाई दे रहा है और जो है उसका जो है विजिबल कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो आपका कहलाता है। तो देखिए कि 400 से, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 400 से 435 जो वेवलेंथ है उस पर जो है कलर जो एब्जॉर्ब हुआ वो वायलेट कलर था और तो वायलेट कलर था और हमें जो देखने वाला कलर जो था वो कैसा था, येलो ग्रीन कलर था, जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर था। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो ग्रीन हुआ। इसी तरह से 435 से 480 तो ब्लू इसका एब्जॉर्ब कलर है, कलर एब्जॉर्ब हुआ और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो येलो रहा। तो इस तरह से ये जो है आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है जो कि विजिबल जो प्रकाश का क्षेत्र है उसके अलग अलग भागों में जो तरंग लंबाई है, उसके कलर्स और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो है वो आपको इस टेबल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डाइज। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डाइज में आप देखिए कि क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के जो है वो डाई के रूप में कार्य करने के लिए उसमें कुछ फीचर्स होना आवश्यक होता है। अगर वो एक कोई भी पदार्थ है वो डाई की तरह बिहेव करे तो उसके लिए जो है उसका उसके उसमें निम्न जो है फीचर्स होना आवश्यक है, जिसमें से कि पहला है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स जो है वो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है, जिसमें कि क्रोम का अर्थ होता है कलर, तो और क्रोमो और फोर्स का मतलब होता है जो कि उसे बियर करता है। तो क्रोमोफोर्स जो है उनका होना इसके अनुसार क्या होता है कि यौगिकों के अंदर कुछ जो है ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि वस्तु को रंग प्रदान करते हैं और उन्हें हम जो है क्रोमोफोर्स कहते हैं, जो कि वस्तु को रंग प्रदान करते हैं, जो क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है, जैसे कि आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एन डबल बॉन्ड ओ है, एन डबल बॉन्ड एन है, या सी डबल बॉन्ड ओ है। ऐसे बहुत सारे जो हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ये है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं जिन्हें कि हम क्रोमोफोर्स कहते हैं, क्रोमोफोर्स यानी वर्ण मूलक कहते हैं। अब दूसरी बात जो आती है वो है कि दूसरी चीज क्या होना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम्स। ये वे समूह जो स्वयं किसी वस्तु को रंग प्रदान नहीं करते, लेकिन प्रकाश के अवशोषण को
हायर वेवलेंथ की तरफ विस्थापित कर देते हैं और रंग की तीव्रता को या कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो है इन्हें हम ऑक्सोक्रोम्स या हम वर्णवर्धक कहते हैं। तो वर्णवर्धक आपको नाम से समझ में आ रहा है, वर्ण यानी कलर, वर्धक यानी उसके कलर इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ा देना, तो वो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये खुद जो है, ये खुद किसी को जो है कलर प्रदान नहीं करते। बस क्या करते हैं ये कि जो भी जो प्रकाश के अवशोषण को जो है वो हायर वेवलेंथ की ओर विस्थापित कर देते हैं और कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के जो है कुछ जनरल वर्णवर्धक जो है या कुछ जनरल ऑक्सोक्रोम्स जो है उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे OH है या COOH है, SO3H भी इसका एग्जाम्पल है, इसके अलावा NH2 है। इस तरह से कई इसके जो है एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज में सबसे पहले जो है हम उनको जो है उनके एप्लीकेशन के आधार पर हम उनको डाइज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है कि उनकी जो उपयोगिता के आधार पर जब हम इनको डिवाइड क्लासिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने हम एक पहली क्लास इसकी एसिड डाइज। तो एसिड डाइज जो है इनमें क्या होता है जनरली, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं SO3H या तो सल्फोनिक ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इनके इनके जो है वो सोडियम लवण होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं इनके। ये सामान्यतः जो है सल्फोनिक एसिड और फिनोलिक ग्रुप के सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, यानी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ phenolic group and sulfonic acid generally. अब जो एसिड डाइज जो होते हैं इनका रंग जो है इनके जो नेगेटिव आयन है उसकी वजह से होता है। जो नेगेटिव आयन जो है उसकी वजह से इनका कलर होता है। ठीक है। अब इनको हम जो है इनका हम प्रयोग जो है जैसे अपन ऊन जो होता है या नायलॉन्स आदि के रेशे होते हैं या कॉटन फाइबर्स होते हैं, ये जो होते हैं इनको रंगने में इनको हम यूज करते हैं। ये वाले डाइज जो है क्या, या तो वूल को या सिल्क को या नायलॉन, इनको इन कलर करने के काम में ये आते हैं। और जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उस पे इनका कोई प्रभाव नहीं होता। इनका जो हम जैसे यूज करते हैं तो वीक एसिडिक मीडियम में इनको हम यूज करते हैं, इन्हें हम वीक एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। वीक एसिडिक मीडियम में इनको यूज करते हैं। तो इनके जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देखिए इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने ये यहाँ पर है, नेफ्थॉल येलो और ऑरेंज 2, इस तरह से मॉर्शस येलो, और ये कई सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं एसिड डाइज के। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे सामने आता है बेसिक डाइज। बेसिक डाइज जो है ये है बेसिक डाइज। बेसिक डाइज जो है वो आ, ये जो है सामान्यतः जो है हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं। और इनका जो कलर होता है, जैसे आपने ऊपर देखा एसिड डाइज में जो है एसिड डाइज में तो आपने देखा कलर जो है उनके नेगेटिव आयन की वजह से होता है, इनका कलर जो है वो इनके ये पॉजिटिव आयन की वजह से होता है, इनके इनमें जो कलर होता है। और इनका जो है इनका हम प्रयोग जो है वो, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इनका प्रयोग जो है बेसिक मीडियम में इनको इनका प्रयोग जो है क्षारीय माध्यम में होता है। तो एसिडिक डाइज की तरह से क्या है, बेसिक डाइज जो भी है वो भी जो है आपके ऊन है, रेशम है, इस टाइप के फाइबर्स को रंगने के काम में आता है।
और इनके जो एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल आप बेसिक डाइज का है मेलाकाइट ग्रीन, आपने बहुत ही ये कॉमन डाई है मेलाकाइट ग्रीन, और एनिलीन येलो। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आप इसको, आपको देखने में समझ में आ रहा है, ये आपका, ये देखिए, ये इसका नेगेटिव आयन है, और इसमें जो इनका कलर है वो इसके नेगेटिव आयंस की वजह से है। ठीक है। अब थर्ड आता है थर्ड आता है एडहेसिव डाइज और मॉडर्न डाइज। ठीक है। तो एडहेसिव डाइज या मॉडर्न डाइज में क्या होता है कि इस प्रकार के जो डाइज होते हैं वो रेशमी और जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं इनको रंग पाते। ये इसके लिए जो है इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। ये जो है जनरली जो है, जो अपने वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको रंगने के इनको काम में आता है। और तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो भी फैब्रिक होता है उसको पहले किसी मेटल कंपाउंड या किसी या जैसे टैनिक एसिड के उसमें सॉल्यूशन में डुबोते हैं, किसी मेटेलिक सॉल्यूशन में, या फिर टैनिक एसिड में डिप करते हैं पहले, और या किसी धातु यौगिक के विलयन में इनको डिप डिप करते हैं। और उसके बाद इस प्रकार फिर धातु आयन जो है, जो भी मेटेलिक जो आयंस होते हैं वो उन फाइबर्स के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, बन जाते हैं। इसके बाद इसी कारण से इनको अपन जो ये एडहेसिव डाइज जो है, इसको एडहेसिव डाइज जो नाम दिया है, तो एडेसिव डाइज नाम देने का कारण यही है कि जैसे जो भी अपने मेटल कंपाउंड है, तो जो भी ये जो है ये जो मेटल है वो इसकी सरफेस के साथ जो है वो उसमें एडेसिव की तरह से उससे चिपक जाता है। और उसके बाद जो है फिर इसमें पहले इसको डिप करने के बाद फिर इन डाइस से रखा जाता है। और इसके जो कॉमन एग्जांपल है एलिजरीन जो है, आपने एलिजरीन का नाम सुना होगा, ये इसका एडेसिव डाइस का या मॉडर्न डाइस का एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है थर्ड है इनग्रेन डाइस और एजोइक डाइज। तो इनग्रेन डाइज जो है इस प्रकार के जो है जो डाइज होते हैं उनको इस प्रकार के डाइज से रंगने के लिए समय जो है, जो सॉल्यूशन होता है वो फाइबर के ऊपर ही सिंथेसाइज किया जाता है। फाइबर के ऊपर ही इसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसलिए इनको एजोइक डाइज भी कहते हैं। और इसमें भी क्या है, रेशे को पहले किसी अमीन या फिनोल के सॉल्यूशन में इसको पहले डिप करते हैं, और फिर जो है डाईएजोनियम सॉल्ट का सॉल्यूशन डालने पर या मिक्सचर डालने पर, फिर डाईएजोनियम सॉल्ट मिक्सचर डालने पर क्या होता है कि इनमें रिएक्शन होती है, और जो है उसके बाद तथा फिर ये रंजक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इनका जो एग्जाम्पल है पैरारीड, एनिलीन ब्लैक, और ये सब जो है एनिलीन ब्लैक इनका एग्जाम्पल है, एनिलीन ब्लैक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है पैरा रेड। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बात आती है वेट डाइज की। तो वेट डाइज क्या होते हैं कि ये जो है, ये डाइज, वेट डाइज जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनका जो रिड्यूस्ड पार्ट जो इनका होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। जो इनका अपचयित भाग जो होता है, रिड्यूस्ड पार्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो इसलिए इनको जो है इन रंजकों को इनके जो अपचयित अवस्था के रूप में प्रयुक्त करते हैं।
तो इनमें रंजकों में सामान्यतः क्या होता है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड द्वारा इनको अपचयित किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है फिर जो है इसमें डाइंग की प्रोसेस के बाद इनको वापस इनका ऑक्सीकरण करते हैं, और जो है इस तरह से इनका जो है मेन एग्जाम्पल इनका है इंडिगो ब्लू। तो इसमें क्या आपने समझा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इन डाइज को इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म में इनको हम यूज करते हैं, और फिर जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में और इनका रिडक्शन करते हैं हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के द्वारा। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिड्यूस्ड, ये ले लीजिए, रिड्यूस्ड फॉर्म में इनको हम यूज करते हैं, और इनका जो रिडक्शन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं हम, सोडियम हाइपो सल्फाइड द्वारा इनका रिडक्शन करते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर ये डाइंग का प्रोसेस होता है, और डाइंग का प्रोसेस होने के बाद उसको जिसको भी हम डाई करना होता है, जो भी फाइबर होता है उसको सुखाते हैं, और सुखाने पर ड्राई करते हैं उसको, सुखाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो इसका जो है मेन एग्जाम्पल है इंडिगो ब्लू, और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है जैसे एंथ्राक्विनोन है और क्विनॉल है। तो इसमें आप देखिए कि जो एंथ्राक्विनोन जो है वो वो जो है, अब इसमें क्या है, जैसे इंडिगो ब्लू है, इंडिगो ब्लू जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल है। और इंडिगो वाइट जो है, इंडिगो वाइट जो है वो सॉल्युबल है। ठीक है। इसी तरह से क्या है कि एंथ्राक्विनोन जो है वो क्या है, वो इनसॉल्युबल है, और एंथ्राक्विनोल जो है वो सॉल्युबल है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइज। इन जो ये वाले डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइज जो हैं, इनको हम जो है अपना जो सूत होता है या रेयॉन है या रेशम है, मतलब रेयॉन है, सिल्क है, रेयॉन सिल्क, और इन सबको, या वूल जो है, इनको जो है डायरेक्ट रंगने के काम में आते हैं ये डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइज जो है। इनको, ये जो रेयॉन है, सिल्क है या वूल है, इनको हम डायरेक्टली जो है इस प्रकार के डाइज से हम रंग सकते हैं। अब क्या है कि इसमें जो है जो भी फाइबर होता है, फाइबर को जो है, जो हमारा जो भी डाई है, जैसे मान लीजिए ये डाई है, कॉन्गो रेड है इसका एग्जांपल, तो जैसे उसमें हम पहले डिप कर, उसके गर्म जल में जो है, उसके गर्म एक्वस सॉल्यूशन में डाई के पहले हम फाइबर को डिप करते हैं, उसके बाद जो है हम फाइबर को सुखा लेते हैं। इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि जो भी अपना डाई है, उस डाई का गरम जो है एक्वस सॉल्यूशन बना के उसमें फाइबर को डिप कर देते हैं, और सिंपली, और वो जो है इस प्रकार हम इसको इस प्रकार हम इस डाई को यूज करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं कॉन्गो रेड या मार्टियस येलो, इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो होता है डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई जो है, डिस्पर्स डाई में आप ये देखिए कि डिस्पर्स डाई, तो डिस्पर्स डाई में क्या होता है कि ये नायलॉन, पॉलिएस्टर, इसमें जो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, इस टाइप के फैब्रिक्स को रखने के काम में आता है ये वाला डाई। इसके बाद नेक्स्ट डाई है सल्फर डाइस। सल्फर डाइज, सल्फर डाइज में क्या होता है कि सल्फर, जो सल्फर डाइज होते हैं, उनकी जो है वो उनकी जो मैकेनिज्म होती है, सल्फर डाइज की जो मैकेनिज्म है वो वेट डाइज के समान होती है, वेट डाइज के समान होती है। और इसमें क्या होता है कि रंजक को वही रिड्यूस्ड अवस्था में रेशे के ऊपर अपन प्रयुक्त करते हैं, और फिर जो है वायु की उपस्थिति में वो
वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर लेते हैं। तो इस प्रकार इनका जो मेन एग्जाम्पल है इसका सल्फर डाइस का, वो है सल्फर ब्लैक, इसका एग्जाम्पल है। तो वेट डाइस की तरह से ही जो है इसको हम प्रयुक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने आज जो है जो ये समझा, सबसे पहले आपने क्या देखा कि इनके आज हमने जो पढ़ा वो क्या था कि एप्लीकेशंस के आधार पर हम किस तरह से डाइज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज, एडहेसिव डाइज और बहुत सारे आपने जो है इनग्रेन डाइज, वेट डाइज, डायरेक्ट और सब्सटेंटिव डाइज, डिस्पर्स डाइज और सल्फर डाइज टाइप्स जो है इसके अंदर आज आपने स्टडी किया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये चीज़ आपको ये इतना पार्ट इसका समझ में आया होगा और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।